उस्मान साहब कहते हैं कि हमारे ख़ानदान का सरबराह बदिल है, जितनी जल्दी आप सब इसे मान लेंगे उतना अच्छा होगा। आगे से नरमीन साहबा तंदी अंदाज में कहती हैं कि अज़िल को चाहिए कि ज़मीन की तरफ भी नज़र रखे, ज़्यादा ऊंचा उड़ना इसके लिए अच्छा नहीं, और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी अगर मेरा बेटा महमद इतनी मुश्किलात में पड़ा रहे और अज़िल इधर सुकून से बैठा रहे। उस्मान साहब कहते हैं तुम सोच भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर नरमीन साहिबा गुनश और अज़िल की वो तस्वीरें उस्मान साहब को दिखाकर कहती हैं कि इनका अफेयर चल रहा था, ये पहले मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ। गुनश कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अचानक मिले थे। अज़िल कहता है हाँ, गुनश की गलती नहीं, मैं इसे नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानती थी, मैंने इसे फोर्स किया था कि उस शादी में चले मेरे साथ। फिर दिन नरमीन साहिबा तमाशा करती हैं, लेकिन गुनश गुस्से से कहती है कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी ज़िंदगी पर सवाल उठाएं, मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने की हकदार हूँ। नरमीन साहिबा कहती हैं तुम जानती थी कि तुम मेरे बेटे की मंगेतर हो, फिर भी तुमने अफेयर चलाया। गुनश गुस्से से आकर कहती है आप जो भी गंदगी सोचना चाहती हैं सोच लें, लेकिन आपके दिमाग की गंदगी मुझ पर ना थोपे। अज़िल कहता है इसकी कोई गलती नहीं है, किसी को भी कुछ कहना है तो मुझसे सवाल कर सकता है। नरमीन साहिबा के ज़्यादा ऊंचा बोलने से उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे कमरे में ले जाओ किनाली। किनाली साहब उस्मान साहब को कमरे में ले जाते हैं। नरमीन साहिबा गुनश को बोलते बोलते बाहर चली जाती हैं। इधर परी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पीछे से महमद परी से मिलने आ जाता है। महमद परी के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी जान खतरे में है। यानी ज़िया और हिदायत साहब से उसकी जान खतरे में थी, यानी वो महमद को मारना चाहते थे। वो जानते थे कि उस्मान साहब ने इसे बेदखल कर दिया है, खुद से दूर। अब इधर वो दोनों बातें करते रहते हैं। इधर उस्मान साहब अज़िल को अपने कमरे में बुलाकर सब कुछ पूछते हैं। अज़िल सब कुछ बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अचानक मिले थे, उसने बस कहीं जाना था और मैंने उसे अपनी कश्ती पर बिठाकर वहीं छोड़ा। फिर वहाँ पर लेट हो गई तो मैं उसे शादी में ज़बरदस्ती ले गया कि चलो हम ये शादी अटेंड कर लेते हैं एक मेहमान के तौर पर। उस्मान साहब कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं तो फिर ये अच्छा है, अगर हैं तो मुझे अभी बता दो। आगे से अज़िल खामोश हो जाता है। इधर परी के घर पर किसी की दस्तक होती है। महमद को लगता है शायद वो गुंडे मुझे मारने आ गए हैं। वो पिस्टल लेकर दरवाजे पर जाता है। आगे नरमीन साहिबा होती हैं। नरमीन साहिबा कहती हैं तुम जानते हो कि अज़िल ने तुम्हारी जगह संभाल ली है, यानी उस्मान साहब के बाद वो तुम्हारा हक लेना चाहता है। और अज़िल और गुनश का अफेयर था, ये देखो पिक्चर्स। महमद को सारी पिक्चर्स दिखा देती है। महमद बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरी पहले जान खतरे में है, और ये कैसे कर सकती है गुनश मेरे साथ। नरमीन साहिबा कहती हैं हमें होशियारी से काम लेना होगा। महमद कहता है मेरी जान खतरे में है, ज़िया और हिदायत मुझे मारना चाहते हैं। नरमीन साहिबा परेशान हो जाती हैं, कहती हैं बेटा तुम जाओ, इधर से चले जाओ, अपने आप को बचाओ। महमद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अज़िल कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेहमान थी, वो सिर्फ मेरे साथ शादी में गई थी, मैं उससे ऐसा कुछ भी ताल्लुक़ नहीं रखता, मतलब वो मेरे भाई की मंगेतर थी, ये मैं जानता भी नहीं था। आप अचानक मेरी ज़िंदगी में आए और तब मुझे पता चला कि गुनश कौन है, महमद की मंगेतर है। फिर अज़िल कहता है कि अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से चलता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, गुनश को मेरे पास भेज दो। गुनश इधर किनारी साहब को कहती है भाई आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? किनारी साहब कहते हैं नहीं, और उस्मान अंकल को भी तुम पर भरोसा होगा, वो तुम अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे, ये याद रखना। फिर अज़िल बाहर आकर गुनश को इशारा करता है कि तुम्हें अंदर बाबा ने बुलाया है। इधर ज़िया महमद को कॉल करके धमकी देता है। महमद ने स्पीकर पर फ़ोन रखा हुआ था और नरमीन साहिबा सारी बातें सुन लेती हैं। उन्होंने महमद से कहा था या तुम वो काम कर दो जो हमने तुम्हें बोला है, यानी अपने बाबा की जान देने वाला, या तुम्हारी जान खतरे में होगी। इधर गुनश भी वही सब कुछ बताती है जो अज़िल ने कहा था कि हम अचानक मिले थे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ना हमारी कोई दोस्ती थी, हम सिर्फ शादी अटेंड करने गए थे और वो पिक्चर सिर्फ शादी की याद है एक, बस और कुछ भी नहीं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया था। उस्मान साहब यकीन कर लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, तुम जाकर किनारी को मेरे पास भेज दो। फिर गुनश बाहर आकर किनारी साहब को इशारा करती है कि आप अंदर जाएं, आपको बुलाया है। ऐसे ही किनारी साहब अंदर चले जाते हैं। अज़िल कहता है मुझे माफ़ कर दो। गुनश कहती है किस लिए? अज़िल कहता है सारी मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती शादी में ना लेकर जाता तो ये होता ही ना पिक्चर बनती। फिर गुनश उसका हाथ पकड़कर उस कमरे से दूर ले जाकर कहती है कि तुमने अंकल से क्या कहा है? इधर किनारी साहब कहते हैं कि चचा आपको आराम करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं मेरी अम्मी को मेरे पास भेजो, मुझे उनसे कोई बात करनी है, मैं उनसे से ये सारा मामला क्लियर करना चाहता हूँ। गुनश अज़िल से कहती है कि पागलपन ना करो, क्या कहा है तुमने उनसे अंदर जाकर? मैंने तो सब कुछ यही कहा है कि हम अचानक मिले थे और हमारे पीछे कुछ भी नहीं। अज़िल कहता है मैंने वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए था। गुनश कहती है ऐसा मत करो, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी फीलिंग्स का
तो सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। अज़िल कहता है तो तुम मानती हो हमारी फीलिंग्स को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे यही कहा है कि बस तुम्हें इनवाइट किया था शादी पर और तुम आ गई, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र होती है। फिर गणेश के कान के पास आकर कहता है अगर किसी पर भी नाम आया तो मुझ पर आएगा, हम दोनों में से तुम पर नहीं, और इस खानदान को पहले मेरा सामना करना होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये कहकर अज़िल वहाँ से चला जाता है। अज़िल दुर्सन के पास आकर कहता है कि मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है। दुर्सन कहता है क्या बना इस फैसले का। अज़िल कहता है मुझे नहीं पता, अभी तो बड़े बात कर रहे हैं, हमने तो सच ही बताया है। दुर्सन कहता है मैंने तस्वीरें देखी हैं वो तुम दोनों की, बहुत अच्छे लग रहे थे तुम दोनों, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, परफेक्ट कपल। अज़िल कहता है तुमने पिक्चर्स कहाँ देखी। दुर्सन कहता है फतोस ने दिखाई मुझे। इधर गुनश फ़ोन पर कह रही होती है सिबल मुझे लगता है मुझे वहाँ पर इज़मीर में आना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए, मैं 2 दिन के लिए वहाँ आ रही हूँ। इधर आयला हाकिफ़ कहती है देखो उन दोनों को, भाइयों को, और अज़िल की शक्ल देखो, ज़रूर गुनश और अज़िल के बीच कुछ ना कुछ तो होगा, ये सब झूठ नहीं हो सकता। हाकिफ़ साहब कहते हैं तुम कब ये सब बोलना बंद करोगी। हाँ, कभी तो खुदा का खौफ किया करो। आयला कहती है तुम बस सिचुएशन का मज़ा लिया करो, बाकी सब इन पर छोड़ दो, जो भी ये करना चाहते हैं करें। ऊपर से गुनश आ जाती है। आयला गुनश को कहती है फिक्र मत करो गुनश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नरमीन साहिबा को बोलने दो जो भी वो बकवास करती हैं। गुनश खामोशी से नीचे बैठकर अज़िल को देखने लग जाती है। पीछे से यूनुस वहाँ पर आ जाता है। अज़िल और दुर्सन को देखकर वो अज़िल पर हमला कर देता है कि तुमने सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरी बहन से दूर क्यों नहीं रह सकते। फिर गुनश भागकर इन दोनों को छुड़वाती है कि क्या पागलपन है, और यूनुस को वहाँ से मार कर भगा देती है कि चलो यहाँ से। फिर वो यूनुस को कमरे में बंद कर देती है कि जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती तुम इधर ही बंद रहोगी। फिर फतोश गुनश को कहती है फिक्र मत करो, ये अभी बच्चा है इसलिए ऐसा कर रहा है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है तुम पर, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो इस घर में, तो वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने की लोगों को आदत है। गुनश कहती है शुक्र है इस घर में कोई तो मेरी तरह सोचता है, मेरा साथ दे रहा है, शुक्रिया तुम्हारा। नरमीन साहिबा फतोश को कहती है तुम गुनश के साथ क्या कर रही हो। हाँ, फतोश कहती है खुदा का खौफ करें अम्मी, ये मेरी बहनों की तरह है। नरमीन साहिबा कहती है मेरे बेटे को धोखा देने वाली कभी भी तुम्हारी बहनों की तरह नहीं हो सकती, और पीठ पीछे चाल चलने वाली इस लड़की से दूर रहना आप। गुनश कहती है ये वक्त मैं कभी भी नहीं भूलूंगी अपनी ज़िंदगी में, आपका असली चेहरा जो मेरे सामने आ गया है। नरमीन साहिबा कहती है भूलना भी नहीं चाहिए, और वहाँ से चली सकती है। इधर उस्मान साहब आसिया साहिबा से पूछ रहे होते हैं कि अम्मी बताएं आपने इस लड़के को यानी अज़िल को बड़ा किया है, उसका किरदार कैसा है। अम्मी आसिया कहती हैं कि वो ऐसा है कि जैसा वो दिल में है वैसा ही वो अपने चेहरे से जाहिर कराता है, मैंने उसकी शेरों की तरह परवरिश की है, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी अगर उसे प्यार हुआ तो प्यार छुपाया नहीं जा सकता, वो जितना झूठ बोल लेगा, लेकिन उसने कोई गलती नहीं की, ना ही गुनिश ने और ना ही उसने, इन दोनों ने। तुम अपनी परवरिश खुद ही देख लो महमद को आज वो किस जगह पर है। पीछे से नरमीन साहिबा को गुस्से से कहती हैं उस्मान मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी आसिया कहती हैं ठीक है तुम बात करो, मैं चलती हूँ यहाँ से। नरमीन साहिबा कहती हैं तुम्हारे बेटे की जान खतरे में, हमारे बेटे को तुम बचा सकते हो। फिर वो महमद के बारे में सारा कुछ बताती हैं कि उसको कौन कौन मारना चाहता है, ज़िया और हिदायत। उस्मान साहब कहते हैं उस गद्दार का नाम भी नाम लो मेरे सामने, वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, वो अपने आप को खुद बचाए। फिर नरमीन साहिबा रोने लग जाती हैं और गुस्से से चिल्लाने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम अपने बेटे को भेड़ियों के आगे नहीं फेंक सकते, और ये कहकर माँ से चली जाती हैं रोते हुए। किनाली साहब कहते हैं आपका क्या फैसला है चचा। उस्मान साहब कहते हैं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बेटे को हाथ लगा सके, लेकिन मुझे इस बारे में अज़िल से फैसला करना होगा, वो जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। अज़िल को मेरे पास भेजो। इधर ज़िया साहब अपने आदमी से कह रहे होते हैं महमद को टूट कर जितना हो जल्दी हो सके उसके सर में गोली मारो। इधर उस्मान साहब महमद के बारे में सारा कुछ अज़िल को बताते हैं कि उसकी जान खतरे में है। अज़िल कहता है जो भी हो वो आपका बेटा और मेरा भाई है, उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसे बचा दूँगा। इधर नरमीन साहिबा अकेली कार में बैठकर चली जाती हैं। वो साधु के पास आकर कहती हैं साधु 30 साल बाद मुझे फिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, मेरे बेटे को बचाना होगा तुम्हें। साधु कहता है ऐसी भी क्या ज़रूरत। नरमीन साहिबा कहती है मेरे बेटे को कुछ लोग मारना चाहते हैं, तुम उसे अपनी प्रोटेक्शन दोगे। साधु कहता है याद है ना तुमने 30 साल पहले मुझसे क्या करवाया था, तुम्हारी वजह से एक बेटा अनाथ हो गया था,
नरमीन साहबा कहती हैं हाँ वही बेटा जो आगे मेरे बेटे का हक लेकर बैठा हुआ है उस जगह पर। साधु कहता है वो बेटा खुद को खुद भी बचा सकता है, मेरी क्या ज़रूरत। नरमीन साहबा कहती है अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं उस्मान साहब को सारा कुछ बता दूंगी कि तुमने मारा था अजिल की माँ को। इधर जिया के आदमी मेहमत को ढूंढते हुए परी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं कि ये देखो मेहमत की कार खड़ी है। मेहमत के बाहर निकलते ही उस पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं। संसार और मेहमत गोलियां चलाकर अपने आप को बचा लेते हैं। काफ़ी देर वो गोलियां चलाते रहते हैं। फिर मेहमत परी के पास घर में चला जाता है कि मैं ठीक हूँ तुम फिक्र मत करो। आदमियों के वहाँ से जाने के बाद मेहमत भी वहाँ से निकल जाता है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इधर अजीज जिया साहब से बात करने जा रहा था कि मुझे उनसे बात करनी होगी कि मेहमत का पीछा छोड़ दे। गुनश कहती है कि मैं 2 दिन के लिए अजमेर जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम आने से पहले खुद को संभाल लोगे यूनुस, पर कोई भी बेवकूफ़ाना फैसला नहीं करोगे। परी नरमीन साहबा को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती हैं कि यहाँ पर मेहमत पर हमला हुआ है लेकिन अब वो ठीक है, वो शहर छोड़कर जा चुका है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। इतना कहना था कि नरमीन साहबा कॉल कट कर देती हैं। संसार वहाँ पर परी का ध्यान रखने के लिए बैठा हुआ था। फिर नरमीन साहबा मेहमत को कॉल करती हैं कि बेटा तुम ठीक हो। मेहमत कहता है अम्मी मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। नरमीन साहबा कहती हैं अल्लाह का शुक्र है। इधर अजील और किनाली साहब जिया साहब के पास आए होते हैं। अजील कहता है जो भी मीटिंग में फ़ैसला हुआ था कि उस्मान साहब के बाद कौन बैठेगा और मेहमत को इसे निकालना चाहिए, वो फ़ैसला कैंसिल करना होगा और अपने कुंडों को अपने पास रखो कि मेहमत से दूर रहें, मेहमत को कोई हाथ भी ना लगा। जिया साहब कहते हैं कि ये फ़ैसला कौन करेगा। किनाली साहब कहते हैं ये अजील ही करेगा क्योंकि उस्मान साहब ने अजील को अपनी जगह बिठाया हुआ है। जिया साहब कहते हैं कि मेहमत ने तो अब धोखा दिया है फिर भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। अजील कहता है जो भी हो वो मेरा भाई है और मैं इसे बचा कर रहूँगा, अपने आदमियों को कॉल करो कि वो मेहमत को कुछ भी ना करें। फिर जिया सब कुछ कैंसिल कर दो, मेहमत का पीछा छोड़ दो और कॉल कट करके कहते हैं कि मेहमत खुश नसीब है जो अजील जैसा भाई से मिला। फिर अजील जाते वक्त जिया साहब से कहता है मुलाकात होती रहेगी और अब तो हमें मिलकर ही काम करना होगा। फिर मिलते हैं और वहाँ से चला जाता है किनाली साहब के साथ। इधर जिया साहब अपने आदमी को कहता है कि अजील मचारी कौन है उसके बारे में पता करवाओ सारा कुछ। गुनश अम्मी ऐसे से कहती है कि आपको भी लगता है कि मेरी गलती है। अम्मी ऐसे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग इत्तेफाकन मिले थे, लेकिन अगर कुछ है तुम्हारे दिल में तो मुझे बता दो क्योंकि मुझे दिखावे वाली चीज़ों से नफरत है और वो जो छुपी हुई हूँ खास तौर पे प्यार। और यूनुस की फिक्र मत करो क्योंकि वो अभी छोटा है इसलिए उसने अजील पर हमला कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ जाएगा, पर अपने दिल की आवाज़ से भागो मत, जो दिल कहता है वही करो। फिर गुनश कहती है मैं जानती हूँ मेरी अम्मी होती तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती, मुझ पर गुस्सा तो करती लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा भी होता। शुक्र है आप यहाँ पर हैं। आसी साहबा कहती हैं इधर आओ मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। फिर जिया साहब का आदमी इधर आकर जिया साहब को सब कुछ बताता है कि अजील का क्या ताल्लुक है उस्मान साहब से, यानी उनका बेटा है, इतने सालों बाद उसने अपने बेटे को ढूंढा और अब अपनी जगह बिठा दिया। इधर साधु जिया को कॉल करके कहता है कि तुम मेहमत को हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि अब वो मेरी प्रोटेक्शन में है। जिया कहता है तुम प्रोटेक्शन कर रही हो उसकी। साधु कहता है इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, आप मेहमत से दूर रहो। जिया कहता है क्या तुम अजील के बारे में जानते हैं जो इतने सालों तक उससे दूर था, उसका बेटा उस्मान ने उसे अपनी जगह बिठा दिया है। साधु कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिलचस्पी है बात करने की तो किनाली से जाके करो, वो उस्मान के साथ होते हैं, मैं नहीं। इधर नरमीन साहबा घर आकर रात को हंगामा करने लग जाती हैं कि कोई भी इस मेज़ पर बैठकर खाना नहीं खाएगा, सिर्फ इस खानदान के लोग ही बैठकर खाना खाएंगे जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता। फतोश कहती है अम्मी आप ये क्या कह रही हैं। यूनुस कहता है आंटी ऐसे तो मेरी बहन को भी नहीं बैठकर खाना चाहिए, मेरी बहन से भी ताल्लुक तोड़ रही हैं। हाके सब कहते हैं क्या हो गया है बहन, तुम हम सबको क्या सुना रही हो। नरमीन साहबा कहती हैं कि अब मेरा फैसला यही है, कोई इधर बैठकर खाना नहीं खाएगा, मैं इस घर की सरबराह हूँ। सारी बातें अजील खामोशी से सुन रहा था। अम्मी आसिया कहती हैं जो भी बात करनी है मेरे मुँह पर आकर करो। नरमीन साहबा कहती हैं आपको इस खानदान के कानून समझने चाहिए। अजील खड़े होकर तंदी अंदाज में कहता है आप हमें कानून समझाएंगी, आपको हमें कानून समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है पर दुर्सन भी अम्मी से लेकर वहाँ से चला जाता है। नरमीन साहबा पीछे से चलाकर कहती है हाँ जाओ अब तुम भाग ही तो सकते हो, अपने भाई की मंगेतर चक्कर चलाने के बाद। ऊपर से गुनश आकर कहती है बस बहुत हो गया, आप जो भी बकवास कर रही हैं अपने दिमाग में रखे, आपके दिमाग की गंदगी मुझ पर ना थोपे। नरमीन साहबा कहती हैं तुम्हारा दिखावा दूसरों के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं। हाके सब कहते हैं कि बस कर दो बहन, क्या कह रही हो। नरमीन साहबा कहती हैं अब तुम कहीं और जाओ और ये चक्कर चलाने बैग लेकर।
गुनश कहती है मैं कोई पाबंद नहीं हूँ आपको जवाब देने की और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। अपने काम से काम रखे, अपने दिमाग में इस बकवास को भरा रहने, लेकिन अपने इस बकवास से दूसरों को नुकसान मत पहुँचाएं और मुझसे दूर रहें। ये कहकर गुस्से से गुनश वहाँ से चली जाती है। नरमीन साहबा पीछे से बोलती रहती हैं कि मुझे जवाब नहीं देना तो अपने अंकल उस्मान को तो जवाब दोगी ना, जो इस खानदान के हेड हैं। पीछे से किनारे साहब उस्मान साहब को लेकर आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ इधर, और सब्र के साथ मेरी बात सुने। जैसा भी गुनश और अज़िल को समझा जा रहा है ये गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना गलत और ना ही धोखा देने वाला। सीधी सी बात है, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे तो कैसे कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आप सब इस टॉपिक को बंद कर दें। फिर नरमीन साहबा गुस्से से कहती हैं अब तो बंद करना ही होगा, तुम्हें उनके दिखावे पर यकीन जो आ गया है। उस्मान साहब कहते हैं अपने अल्फाज पर गौर करो, समझने की कोशिश करो कि तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रही होगी। ज़िल अब इस खानदान का हेड है और सबको उसकी बात माननी होगी। फिर फतोश से कहते हैं कि बेटा मुझे रूम में लेकर जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और नरमीन साहबा कहती हैं हाँ हाँ बेटा ले जाओ, इन्हें भगा कर ले जाओ, क्योंकि अब तो ये तो महमद से ताल्लुक़ नहीं ना रखते। अज़िल महमद का भी फैसला करेगा, इस घर का भी फैसला करेगा, महमद तो इनका कुछ नहीं लगता था। और इधर बोलती रहती हैं। इधर फतोश दुर्सन से कहती है माफ़ करना मेरी अम्मी ने अंदर जो भी कहा। दुर्सन कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती, ये तो उनकी आदत है, मतलब वो जैसे बोल रही हैं। फतोश कहती है क्या तुम गुनश और भाई के बारे में जानते थे? दुर्सन कहता है तुम खुद ही सोचो, तुम क्या पूछ रही है, तब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। फतोश कहती हाँ तुम भी अपनी जगह ठीक हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अम्मी की मुखालफत ही की है इन सब हरकतों पर। फिर दुर्सन एक फूल पकड़ कर कहता है बताओ कौन से हाथ में है? फतोश कहती है क्या? दुर्सन कहता है बस बताओ। फतोश कहती है ये वाले हाथ में। दुर्सन कहता है ये लो, उसे फूल दे देता है। दुर्सन कहता है फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, ये इंसान का नज़रिया है कि वो किस नज़र से देखता है। तुम्हारी अम्मी सिर्फ कांटों को देखती हैं और तुम फूलों को देखती हो। अच्छा है कि हम दोनों की सोच मिलती है। इधर अज़िल गुनश से कहता है अगर मैं वक्त को पीछे रह जा सकता तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर ना जाने देता। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा और ये तुम्हारी मंगनी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थी। फिर गुनश अपने पर्स से कुछ बैंडेज निकाल कर कहती है कि मेरी अम्मी ये कहती थी, यानी जब मैं उदास होती थी तो वो एक बैंडेज लेकर मेरी कलाई पर लगा देती थी, चाहे मुझे चोट लगती थी या नहीं। लेकिन जब चोट लगती थी तब ये लगा कर कहती थी कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। जब भी मेरा मूड उदास होता था वो यही करती थी, उनका ये तरीका था मुझे मनाने का। इससे कोई असर तो नहीं होता था, लेकिन अम्मी को इतना यकीन होता था कि मैं इससे खुश हो जाऊंगी और मैं हो भी जाती थी। और अज़िल के बाजों पर वो बैंडेज लगाकर ये सब कुछ कह रही थी। गुनश कहती है अब भी मैं वैसे ही महसूस कर रही हूँ, अकेला और दर्द में। तो अज़िल दूसरा बैंडेज पकड़ कर गुनश के बाजू पर लगा कर कहता है ये दर्द बहुत जल्द चला जाएगा, तुम्हारा दर्द तुमसे दूर हो जाएगा, फिक्र मत करो। गुनश कहती है इससे दर्द कम तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम मेरा दर्द दूर करना चाहते हो और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों का दर्द वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। अज़िल कहता है जिन उसकी फिक्र मत करो, वो दरअसल अपनी बहन को ही बचा रहा था, मेरी भी कोई बहन होती तो मैं यही करता। गुनश मुस्कुराने लग जाती है। गुनश कहती है अच्छा मुझे चलना होगा, देर हो रही है, कुछ दिन लग जाएंगे वहाँ पर। लेकिन अज़िल पीछे से यूनुस ने कुछ किया तो अज़िल कहता है फिक्र मत करो, मुझे तो अच्छा लगा कि वो अपनी बहन को बचा रहा है। अज़िल कहता है मैं चाहता तो तुम्हें रोक लेता, लेकिन लॉयर साहिबा मैं आपको रोकना ही चाहता क्योंकि आपका काम है, अब आप चाहें। गुनश कहती है ठीक है, वहाँ पर जाकर हम एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते सिग्नल्स वगैरह की वजह से, तो हम एक दूसरे के टच में भी नहीं रहेंगे। अज़िल कहता है कोई बात नहीं लॉयर साहिबा आप जा सकती हैं, मुस्कुरा कर कहता है। फिर गुनश वहाँ से चली जाती है और अज़िल अपनी कलाई पर लगे बैंडेज को एक किस करता है और गुनश की तरह मुस्कुरा कर देखता रहता है।